प्रेमनगर राज्य के एक छोटे से गांव रामपुर में रवि नाम का बदनसीब व्यक्ति रहता था। रवि के परिवार में कोई नहीं था। रवि अनाथ था। रवि जब थोड़ा समझदार हुआ ही था तभी उसके माता पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब से रवि अकेले ही रहता था। रवि गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहता था। रवि की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वह बहुत गरीब था। रवि किसी तरह दूसरों के खेतों में काम कर अपना पेट पालता था। रवि ने बचपन से बहुत परेशानियां देखी थी, परंतु उसने कभी अपने नसीब को नहीं कोसा था। रवि हमेशा सिर्फ एक ही चीज सोचता था कि आज उसकी नसीब भले उसका साथ ना दे रही हो, पर उसको भरोसा था कि अगर वह मेहनत करता रहेगा तो एक न एक दिन उसकी नसीब भी बदल जाएगा और उसके तकदीर का दरवाजा भी खुल जाएगा। एक दिन इसी तरह रवि रामलाल जमींदार के खेत पर काम कर रहा था और रामलाल पास ही के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। रवि अपने काम में मस्त होता है। तभी रवि को रामलाल के रोने की आवाज आती है। रामलाल को रोता देख रवि फौरन उसके पास जाता है। क्या हुआ मालिक, आप क्यों रो रहे हो? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताइए, शायद मैं कुछ आपकी मदद कर सकूं। रवि से इस तरह मदद के लिए सुन रामलाल थोड़ा भड़क जाता है। अरे रवि, तू क्या मेरी मदद करेगा जब तू अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता? तू किसी की मदद करने लायक होता तो आज मेरी जमीन पर काम नहीं कर रहा होता। सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सब नसीब का खेल होता है और नसीब एक तराजू की तरह होती है। जिसके तरफ मेहनत का वजन बढ़ेगा वह धीरे धीरे उसकी ओर झुक जाएगी। मेरा क्या है, मैं बस अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आज नहीं तो कल नसीब का तराजू मेरी तरफ भी झुकेगा और मेरे भी तकदीर का दरवाजा खुलेगा। रवि से इस तरह की बातें सुन रामलाल को बहुत प्रसन्नता होती है। क्या बात है रवि, तुझे और तेरी सोच को मेरा सलाम। इतनी मुसीबत से तू अपनी जिंदगी काट रहा है, फिर भी तू अपनी हिम्मत नहीं हारता। ऐसी कोई बात नहीं है सेठ जी। ये सब तो मेरे पिताजी की सीख का नतीजा है। मैं जब भी किसी चीज के लिए जिद करता था तब मेरे पिताजी मुझे बस एक चीज कहते थे। देख बेटा रवि, आज मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, पर तू मेरी यह बात याद रखना, हमारी यह जिंदगी भी किसी मौसम की तरह है। कभी बहुत धूप तो कभी बहुत ठंड तो कभी बहुत वर्षा, पर तुम्हें उस एक वृक्ष की तरह हमेशा डट के खड़े रहना होगा और बस मेहनत करते रहना होगा, क्योंकि हर मौसम का एक समय होता है। इसी तरह हर दुख का भी एक समय होता है। एक न एक दिन वह भी समाप्त हो ही जाएगा। बस तुम कभी हिम्मत मत हारना। वाह, क्या सोच थी तुम्हारे पिताजी की। काश मैं भी उनसे मिल पाता। अरे सेठ जी, ये सब तो बीती बातें हैं। ये सब छोड़िए और मुझे पहले ये बताइए, आप क्यों रो रहे थे? अरे रवि, अब क्या बताऊं तुझे, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे इस समस्या से बाहर निकलूं। क्या हुआ सेठ जी, जरा साफ साफ बताइए। रवि, मेरे पास मेरे पिताजी की एक जमीन है जिस पर मेरा और मेरे भाई का पूरा हक बनता है, पर मेरे चाचा के बच्चों ने उस पर अपना हक जता लिया है। बस इतनी सी बात एक कम कीजिए सेठ जी। आप अपने गांव के पुलिस स्टेशन में जाकर अपने चचेरे भाइयों पर जमीन हड़पने का केस कर दीजिए। अरे इसका कोई फायदा नहीं है रवि, हमारे गांव का विधायक मेरे चाचा के लड़के का बहुत अच्छा मित्र है, इसलिए तो इतना परेशान हूँ, क्योंकि अगर गांव का विधायक उनके साथ है तो मैं कानूनी तौर पर भी उस जमीन को अपना साबित नहीं कर पाऊंगा। अब तो मेरे चचेरे भाइयों ने उस पर मजदूर लगाकर खेती भी शुरू करवा दी है। हाँ सेठ जी, आपकी यह बात तो सही है, और अगर आप कानूनी तौर पर जमीन को अपने नाम करने की सोचोगे तो
शायद आपके पोते बड़े हो जाएं, पर केस चलता रहेगा। हाँ रवि, अब तू ही बता मैं क्या करूं। वह जमीन मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत करके ली थी। मैं किसी भी हाल में वह जमीन अपने नाम करके रहूंगा। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक तरकीब है सेठ जी, जिससे आपके चचेरे भाई खुद ये जमीन आपका नाम करवा देंगे। क्या बोल रहा है रवि? जल्दी बता मुझे भी वह तरकीब। रवि ने अपनी पूरी तरकीब रामलाल को समझा दी। तरकीब सुनते ही रामलाल रवि से कहता है, क्या बात है रवि, क्या तरकीब निकाली है? तू तो बहुत समझदार है। धन्यवाद सेठ जी। रवि, अगर तेरी यह तरकीब काम आई और मुझे मेरी जमीन वापस मिल गई तो मैं ये वादा करता हूँ, अभी जिस जमीन पर तू काम कर रहा है मैं यह तेरे नाम कर दूंगा। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है सेठ जी, आप तो मेरे अन्नदाता हो। आपके लिए इतना करना तो मेरा फर्ज है। ठीक है रवि, कल से ही अपने तरकीब पर काम करना शुरू कर देना। जी सेठ जी, कल से ही मैं अपने काम पर लग जाऊंगा। रवि फिर से अपने काम पर लग जाता है। अगली सुबह रवि रामलाल के चचेरे भाइयों के पास जाता है। नमस्कार सेठ जी, क्या मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है? कौन हो तुम और यहाँ पर काम करने वाले चाहिए, ये तुम्हें किसने बताया? अरे सेठ जी, हर दिन कहीं ना कहीं काम कर अपना पेट पालने वाला एक गरीब मजदूर हूँ। कभी किसी के यहाँ खेती कर लेता हूँ तो कभी किसी के यहाँ मजदूर बनकर जो काम मिल जाए कर लेता हूँ। तो ठीक है, पर हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। बस क्या सेठ जी, मैंने सुना है पूरे गांव के सबसे बड़े जमींदार आप लोग हो और पूरे गांव में सबसे बड़ी जमीन आप लोगों के पास है, तो मुझे लगा कि मुझे यह काम आराम से मिल जाएगा। नहीं भाई, हमारे पास कोई काम नहीं है। हमारे पास पहले से बहुत मजदूर हैं। इसका मतलब रामलाल सेठ सही कह रहे थे आप लोगों के बारे में। क्या कहा रामलाल ने हमारे बारे में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। चलो चलता हूँ, आप लोगों के पास तो कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ रुककर क्या करूँ। कमल के मना करने के बाद रवि जाने लगता है। तभी माधव कमल से उसे रोककर पता लगाने बोलता है कि रामलाल ने उनके बारे में रवि को क्या बोला है। अरे रुको भाई, इधर आओ जरा, एक काम है। माधव के बुलाने पर राजू फौरन उनके पास चला जाता है। अरे धन्यवाद सेठ जी, बोलिए क्या काम है। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, आखिर पापी पेट का सवाल है। काम तो हम बता देंगे, पहले तुम ये बताओ रामलाल हमारे बारे में क्या बोल रहा था तुम्हें? आपके यहाँ आने से पहले मैं रामलाल सेठ के यहाँ काम करता था, परंतु वह एक नंबर के कंजूस और बदतमीज आदमी है। इतनी मेहनत करने पर भी सही मजूरी नहीं देते थे। इस बात पर कल मेरी उनसे बहस हो गई थी। फिर क्या हुआ? क्या कहा तुमको रामलाल ने हमारे बारे में? अरे हुआ यह कि जब मेरी रामलाल सेठ से बहस हो रही तभी उन्होंने मुझे कहा कि उनसे ज़्यादा मजबूरी पूरे गांव में कोई नहीं देगा, तो मैं भी ताव ताव में बोल दिया कि गांव के सबसे बड़े ज़मींदार कमल सेठ और माधव सेठ से ज़्यादा मजबूरी कोई नहीं देता। तभी तो उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ लगी रहती है। सही कहा था ना मैं सेठ जी? अरे हाँ भाई हाँ, आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं, तो हमारा फर्ज बनता है हर मजदूर को उसके काम के हिसाब से सही सही मजदूरी मिले। वह क्या बात कही है आपने सेठ जी? रामलाल सेठ तो मेरे हिसाब से आपके इतना शायद कभी सोच ही ना पाए। चलिए सेठ जी, मुझे भी मेरा काम बता दीजिए तो मैं भी काम पर लग जाऊं। कलम और माधव दोनों भी राजू की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और उसे अपने यहाँ खेतों में काम दे देते हैं। कमल के कहते ही रवि उनके खेतों में काम करना शुरू भी कर देता है। इसी तरह कुछ दिनों तक रवि कमल और माधव के खेतों पर काम करता है। रवि बाकी मजदूरों से ज्यादा काम करता था। वह समय से पहले आ जाता और काम पर लग जाता और सब लोगों के जाने के बाद ही जाता।
रवि को इतनी मेहनत करते देखा कलम और माधव आपस में बात करते हैं। अरे कमल भैया, ये रवि तो बहुत मेहनती है। ये अकेला ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ उसे दिन इसे हमने रोक लिया। हाँ भाई, बात तो तू पते की कर रहा है। अच्छा हुआ रवि को हमने अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह बहुत मेहनती और ईमानदार भी है। आजकल के ज़माने में ऐसा व्यक्ति मिलना घास के ढेर में सुई ढूंढने की तरह है। हाँ भैया, कुछ भी कहो, मेहनती तो बहुत है रवि। इसके इतना काम शायद ही कोई करता होगा हमारे यहाँ। रवि ने अपनी मेहनत से दोनों भाइयों का दिल जीत लिया था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। रविवार की सुबह सुबह कमल और माधव अपने खेत के दौरे पर जाते हैं। जब वह अपने खेत पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रवि काम कर रहा होता है। रवि को रविवार को भी काम करता देख कमल बोलता है, अरे रवि भाई, रविवार के दिन भी तुम काम कर रहे हो। आज तो आराम कर लिया होता। आराम वह क्या होता है? सेठ जी, अकेला रहता हूँ घर पर, और अकेला व्यक्ति घर पर रहकर क्या ही आराम करेगा। इसलिए सुबह जल्दी ही आ जाता हूँ और काम पर लग जाता हूँ। इसमें मेरा दिल लगा रहता है। तुम बहुत मेहनती व्यक्ति हो। एक काम करो, आज तुम काम रहने दो। जाओ, जाकर वहां पेड़ के नीचे आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूं, मुझे काम करना पसंद है। ठीक है रवि, फिर हम निकलते हैं। तुम्हारा जब मन करे अपने घर चले जाना। ठीक है सेठ जी। इसके बाद कमल और माधव खेत को रवि के भरोसे छोड़ वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह जब कमल और माधव अपने खेत पर आते हैं तो देखते हैं पुलिस वहां आई है। पुलिस को देखते ही दोनों दौड़े दौड़े आते हैं। क्या हुआ थानेदार साहब, यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तो पहले ही इस जमीन के असली कागजात बड़े थानेदार को दिखा दिए थे ना। ये जमीन तुम्हारी है ना, तभी तो तुम दोनों को अंदर करने आया हूं। अंदर? मैं कुछ समझ नहीं थानेदार साहब, कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। साफ साफ कहने की कोई जरूरत नहीं है। जरा अपनी नजर घुमाकर वहां देखो, तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। थानेदार के कहते ही दोनों भाई जब पलटकर देखते हैं तो वहां उनकी जमीन में किसी की लाश गाड़ी हुई होती है, जिसे सिर्फ कंकाल बच्चा होता है। कंकाल को देख दोनों भाई की हवा टाइट हो जाती है। ये कहां से आया हमारे जमीन में? चलो अब बहाना मत बनाओ, पहले लोगों को मारो, फिर उसे अपनी जमीन में गाड़ो और फिर बोलो ये क्या है। नहीं थानेदार साहब, ये सब क्या है? ये यहाँ कैसे आया हमें कुछ नहीं पता है। चलो अब झूठ मत बोलो, तुम दोनों तो अब गए। अगर फांसी नहीं हुई तो कम से कम उम्र कैद की सजा तो पक्की होगी। फांसी और उम्र कैद सुन दोनों भाई डर जाते हैं और थानेदार के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। थानेदार साहब, हमने कुछ नहीं किया। ये सब कहां से आया इस जमीन में हमें नहीं पता। वाह क्या बात है, तुम्हारी जमीन से कंकाल निकलते ही हमारी जमीन से इस जमीन पर आ गए। इस मामले से बचने के लिए दोनों भाई कुछ तरकीब लगाने की सोचते हैं। तभी वहां रवि आ जाता है। अरे सेठ जी, ये पुलिस क्यों आई है? कुछ हुआ है क्या? हाँ रवि, देखो पता नहीं कहां से हमारे जमीन में ये कंकाल आ गया है। रवि कंकाल का नाम सुनते ही चौंक कर बोलता है, क्या कंकाल? ये कहां से आ गया? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए आप दोनों मलिक। रवि, अब तू ही कुछ तरकीब बता जिससे हम इसे बाहर आ सके। तीनों को कुसूर फुसूर करता देख थानेदार कहता है, अब कोई तरकीब मत बनाओ, दोनों में से एक भाई तो पक्का जाने वाला है जेल में। अब तुम दोनों ही फैसला करो कौन जाएगा। थानेदार साहब, हमें बस 5 मिनट दीजिए, अभी हम फैसला करके आते हैं कौन जाएगा जेल। ठीक है, जल्दी जल्दी तय करो किसको लेकर जाऊं मैं जेल। ठीक है थानेदार साहब। रवि, कमल और माधव थानेदार से थोड़ी दूरी पर चले जाते हैं। देखो मालिक, दोनों भाइयों के फंसने से अच्छा है कोई एक भाई फंसे। अब आप लोग सोचिए कौन जाएगा जेल। रवि भाई, हम दोनों भी अंदर नहीं जाना चाहते।
कोई तरकीब लगाओ भाई, जिससे हम दोनों बच जाए। मालिक, एक बात बोलूं, इस कंकाल को देखकर तो लगता है काफी महीना पहले से इस जमीन में डाला गया होगा। एक तो माधव फांसी की बात सुन बहुत डरा हुआ था और रवि से यह सुनते ही कमल डर के फटाफट पूरी कहानी रवि को बता देता है। देखो रवि भाई, सच्ची सच्ची कहूं, ये जमीन तो हमने बस महीने पहले ही हड़पी थी अपने चचेरे भाई श्यामलाल से। कमल से हड़पने की बात सुन रवि ऐसा बर्ताव करता है जैसे उसे कुछ पता नहीं है इस बारे में। क्या कहा मालिक, हड़पी थी जमीन? मैं कुछ समझा नहीं, जरा साफ साफ बताइए। कमल जमीन हड़पने वाली पूरी कहानी रवि को बता देता है। कमल से पूरी कहानी मूंग जवानी सुनते ही रवि कहता है, मालिक मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बताओ राजू भाई, जल्दी बताओ। तरकीब बताने से पहले आप मुझे ये बताओ, आपके लिए ये जमीन प्यारी है या आप दोनों की जान? इसमें कोई कहने की बात थोड़ी है रवि, हमें जमीन से ज्यादा हमारी जान प्यारी है। तो एक कम कीजिए मालिक, आप सबसे पहले जाकर थानेदार को बोल दीजिए ये जमीन रामलाल सेठ की है। थानेदार को बोलना हमने तो बस 1 महीना पहले ही ये जमीन उनसे काम करने के लिए ली है, बाकी का मैं संभाल लूंगा। अरे रवि, पर इससे तो हमारी जमीन हमसे छीन जाएगी, उसका क्या? नहीं मालिक, आप शायद मेरी तरकीब अब तक समझे नहीं। आप जब ये थानेदार को बोलोगे ये जमीन रामलाल सेठ की है, तो पुलिस किसको पकड़ेगी? रामलाल सेठ को। और रामलाल सेठ के अंदर जाते ही ये जमीन फिर से आप लोग हड़प लेना, समझे? इससे आप लोग भी बच जाओगे और जमीन भी आपकी रहेगी। रवि की तरकीब सुन दोनों भाई दंग रह जाते हैं। वाह रवि भाई, तुम तो बहुत दिमाग वाले हो। आज तक तो तुमने हमें अपने बल से प्रसन्न किया था, आज तुम्हारी बुद्धि हमारी जान भी बचाएगी। रवि की तरकीब सुन तीनों थानेदार के पास जाते हैं और थानेदार को सब वैसे ही बोलते हैं जैसे रवि ने उन्हें कहा था। थानेदार साहब, ये जमीन हमारी नहीं है, हमने तो बस काम करने के लिए ये जमीन हमारे चचेरे भाई रामलाल से ली थी। वाह, जब तुम खुद फंस गए हो तो अब किसी और को फंसाकर अपने आप को बचाना चाहते हो? नहीं साहब, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो रवि से पूछ लीजिए। ये हमारे पास बस अभी काम कर रहा है, इसके पहले यह रामलाल के पास काम करता था। बोलो राजू, ये जमीन किसकी है? हाँ थानेदार साहब, ये जमीन रामलाल सेठ की है। कमल सेठ और माधव सेठ ने तो बस कुछ ही समय से जमीन पर काम करना शुरू किया है। रवि से यह सब सुनने के बाद थानेदार रवि को रामलाल को बुलाने बोलता है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, रवि जाओ और रामलाल को बुलाकर लाओ। रवि फौरन जाकर रामलाल को बुला लेता है, पर रामलाल अपने साथ पूरे जिले के एसीपी साहब को लाता है। सर जी, आप यहाँ? बस यहाँ पास से गुजर रहा था तो भीड़ देख यहाँ चलाया। बोलो यहाँ क्या चल रहा है? देखिए सर जी, इन दोनों के जमीन से ये कंकाल निकला है और अब ये लोग बोल रहे हैं कि ये जमीन रामलाल की है। थानेदार ने पूरी कहानी एसीपी को बता दी और इन सब में अपने आप को फंसता देख माधव एसीपी को बोलता है। नहीं सर जी, ये जमीन हमारी नहीं है, हम बस कुछ समय से यहाँ काम कर रहे हैं। आप हमारे पास काम कर रहे मजदूर रवि से पूछ लीजिए। हाँ साहब, यह जमीन रामलाल सेठ की है। मैं कैसे मान लूं कि यह जमीन रामलाल की है? मेरे यहाँ का थानेदार तो कह रहा था इस जमीन पर केस चल रहा है और यह जमीन शायद तुम्हारे हवाले हुई है, और अब तुम बोल रहे हो यह जमीन रामलाल की है। नहीं साहब, हम बस इस जमीन को हड़पने की साजिश कर रहे थे, पर अब हमें नहीं चाहिए ये जमीन। अगर आपको चाहिए तो हम वह केस भी वापस ले लेंगे।